करना है। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद कर रहे थे, और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। अच्छा, लास्ट क्लास के पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, कुछ बच्चे का पोल सेक्शन में आंसर नहीं आ रहा। ऐसे काफी दिनों से क्लास कर रहे हो तो पोल के बारे में आप सभी को पता ही है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि पोल में आंसर करने के लिए जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका आंसर आपको पोल में देना होता है। और पोल में आंसर करने के लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना होगा नीचे, इस एक्टिविटी पर क्लिक करना होगा। वन पोल एक्टिव पर क्लिक करके जो भी क्वेश्चन दिख रहा है उसके 4 ऑप्शन होंगे, जो भी सही लगता है उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है वोट पर। ये वोटेड लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो चुका है। ठीक है, फिर से आप वापस से बैक करोगे मेन स्क्रीन पर जहां पे आपकी क्लास चल रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पोल में आंसर करना, मैक्सिमम बच्चे कर रहे हैं। जिन बच्चों का डाउट था, जिनको नहीं पता था, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। बस ये नहीं सीखा था कि सॉल्यूशन करते कैसे, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था किसी भी समीकरण का हल कहने का मतलब उसमें जो भी वेरिएबल है, जो भी चर है, उसका मान ज्ञात करना, और जो भी चर होगा उसका जो भी मान होगा। हल का मतलब यही होता है ना कि किसी समीकरण को मैं लिख रहा हूँ अगर, तो उसमें एक एलएचएस होगा, एक आरएचएस होगा, और बीच में इक्वल टू का साइन होगा। तो अगर कोई चर का मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, मतलब एलएचएस और आरएचएस बराबर हो रहे हैं, तो वो उसका हल होगा। और हल को निकालने के लिए एक मेथड मैंने बताया था, ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मतलब एक चीज को दूसरी तरफ ले जाना। ठीक है, ट्रांसपोज करना। उसके लिए कुछ रूल्स थे। रूल्स क्या थे? कभी भी कोई एक क्वांटिटी को, कोई भी एक टर्म को आप अगर बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाते हो, किसके बाएं और किसके दाएं, इक्वल टू के बाएं और इक्वल टू के दाएं, मतलब बाएं पद से एलएचएस से अगर आरएचएस में ले जाते हो तो उसका साइन बदलता है। और अगर आरएचएस से एलएचएस में लेके जाते हो, चाहे वो चर हो या अचर हो, अगर किसी भी टर्म को आप साइड बदलते हो, इक्वल टू का साइड बदलते हो, एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस, तो उसका साइन बदल जाता है। और ये बदलने का रूल क्या है? जो भी हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है वो बदल करके नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो बदल करके पॉजिटिव हो जाएगा। जो चीज हमारे गुना में है एलएचएस में, उसको आप अगर आरएचएस में ले जाओगे तो डिवीजन हो जाएगा, और जो डिवीजन में है उसको आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो गुना में हो जाएगा। तो इसको समझाने के लिए ना मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बहुत बेसिक से कुछ रूल्स दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। मुझे बताइएगा आप लोग कि अगर मैं लिख रहा हूँ x+4 बराबर 20, तो x का मान कैसे निकालोगे? x+4 बराबर 20, तो x का मान कितना बोलोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर बाएं साइड में एक नंबर मुझे दिख रहा है 4। अब इस 4 को मैं अगर ट्रांसपोज करूं, ट्रांसपोज करने का मतलब इसको मैं उस तरफ ले जाऊं, पक्षांतरण करने का मतलब एक साइड से दूसरे साइड में ले जाना। तो आप बोलोगे सर x का जो मान होगा 20 में से 4 को घटा देंगे, जब वो 4 इस साइड आएगा, एलएचएस से आरएचएस में आएगा, तो -4 बन जाएगा। तो देख रहे हो, यहाँ पर प्लस का साइड, प्लस का 4 था एलएचएस में, आरएचएस में -4 बन गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 में से 4 घटाओगे 16 बन जाएगा। ठीक है, तो ये पहला चीज हमने देखा कि जब हम लोग प्लस से, मतलब कोई भी चीज को दाएं से बाएं तरफ ले जाते हैं या बाएं से दाएं तरफ ले जाते हैं तो प्लस का माइनस बन जाता है। दूसरा मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख देता x-4 बराबर 20, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा? इस बार आप बोलोगे सर यहाँ पर x के बाद -4 दिख रहा है, तो ये -4 जब उस तरफ जाएगा तो ये -4 +4 बन जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा, तो 20-4 बन जाएगा। x ये जो -4 है ये बन जाएगा 20+4, है ना? तो इस बार x कितना आएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 24, तो इस बार x का मान कितना आएगा? 24 आएगा। ठीक है, तो दो चीज हमने देखा, प्लस बन गया माइनस और माइनस बन गया प्लस। उसके बाद अगर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे को कुछ ऐसा लिख दिया जाए 4x बराबर 20, तो 4x बराबर 20 में x का मान कितना बोलोगे आप? तो 4x लिखने का मतलब 4 गुना x, लिखेंगे नहीं ऐसा, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 4 और x के बीच में क्या साइन है? आप बोलोगे सर 4 और x के बीच में गुना का साइन है। तो ये जब 4 बाएं बाएं से दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा? ये 20 में 4 से भाग लगाओगे, यहाँ पर 4 और x के बीच में गुना है ना, यहाँ पर बीच में गुना है, तो इस तरफ जाकर वो भाग बन जाएगा, तो 20/4 हो जाएगा ये, तो ये नीचे में आ जाएगा। तो 20 में 4 से भाग लगा देंगे और ये आ जाएगा आपका 5 आंसर। तो ये समझ में आ रहा है? तो इस बार हमने क्या किया, 4x अगर 20 है तो x का मान 5 आएगा। और मुझे बताइए, अगर मैं लास्ट ऐसा लिख दूं x/4 बराबर 20, तो x का मान कितना आएगा इस बार? आप बोलोगे सर x/4 कहने का मतलब x में 4 से भाग देना, तो ये 4 को जब आप दाएं तरफ ले जाओगे, ट्रांसपोज करोगे, इसको उस तरफ लेके जाओगे,
तो ये गुना में हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 20 गुना में 4 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ये समझ में आया सभी को? इतना क्लियर हुआ कि प्लस बन गया माइनस, माइनस बन गया प्लस, डिवीजन बन गया मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन बन गया डिवीजन। ठीक है, सिंपल सा था ना? हाँ, बहुत ही सिंपल सा था। इवन अगर आप 2-3 टर्म को भी मैं लिख दूं, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, मुझे बताइए 5x प्लस 8 बराबर 3x, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं प्लस का 20, तो इसका आंसर क्या बोलोगे आप? 5x प्लस 8 बराबर 3x प्लस 20। अब देखो इस 3x को इधर लेके आओ, बोलोगे सर 3x जो चर वाला है इसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो उस साइड देखो दाएं तरफ में पॉजिटिव है, 5x देखो पहले भी बाएं तरफ था, अभी भी बाएं तरफ लिख रहा हूँ, मतलब LHS में लिख रहा हूँ। 3x जब इधर के आएगा तो आप बोलोगे सर ये माइनस का 3x बन जाएगा, बराबर 20 देखो राइट साइड में था, अभी भी राइट साइड में है, और मैं 8 को उधर लेके जा रहा हूँ, बराबर के उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर 20 माइनस 8 बन जाएगा। ठीक है, तो 5x में से 3x हटाओगे तो ये 2x मिलेगा, 20 में से 8 हटाओगे तो आपको 12 मिलेगा, और यहाँ से 2x का मान अगर 12 आ रहा है तो x का मान कितना आएगा? x का मान 12/2 आएगा। तो ये सारे रूल को आपको यूज करने, छोटे छोटे ब्रेक करके मैंने सिखाया आपको, पहले एक एक दो दो रूल, उसके बाद इन रूल को हम लोग यूज करेंगे एक ही क्वेश्चन में, एक साथ काफी सारे रूल को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो x का मान कितना आया? 6 आया। ठीक है, चलिए, तो इसी पे बेस्ड में एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी लोग रेडी है क्या? रिकॉल का आंसर करने के लिए सभी लोग रेडी हैं? ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समीकरण 2z प्लस 6 बराबर 3 प्लस जेड का हल ज्ञात कीजिए। तो चैट आपका अभी थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा, और पोल सेक्शन में जाकर आपको आंसर देना है इस वाले क्वेश्चन का। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। आपको पता है हल ज्ञात करने का मतलब कुछ नहीं बोला जा रहा है, आपसे सिंपली जेड का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए जेड का मान कितना है, मैं समीकरण लिख दूं क्या? समीकरण लिख दे रहा हूं, चलो। 2z प्लस 6, यहां पर लिख दिया बराबर, और यहां लिख दिया 3 प्लस जेड। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन मेथड आपको पता है, बाएं साइड में इक्वल टू के, बाएं साइड में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आप चर को रखिएगा, वेरिएबल वाले क्वांटिटी को रखिएगा, राइट साइड में कांस्टेंट वाले क्वांटिटी को लिखिएगा, अचर वाले को लिखिएगा। उसके बाद कैसे आप ले जाओगे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, रूल मैंने बता रखे हैं, प्लस माइनस बनेगा, माइनस प्लस बनेगा, गुना भाग बनेगा, भाग गुना बनेगा, है ना? सॉल्व करिए और देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आया है। तो अभी तो काफी कम आंसर आए, अभी तो काफी कम आंसर आए हैं, ट्राई करो। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, गुणनखंड जब हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज पूछना जरूर है सभी को, डेफिनेटली अगर कोई डाउट होगा तो। ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। एक ही क्वेश्चन के 4 आंसर हो सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन के 4 आंसर नहीं होंगे ना, तो थोड़ा हड़बड़ी मत करिए, आराम से करिए। ठीक है, आराम से करिए, क्योंकि एक बार आप आंसर कर दोगे, एक बार जब सबमिट कर दोगे ना, फिर चेंज नहीं कर पाओगे आप अपना आंसर। तो जेड का मान कितना आएगा? और ऑप्शन देखो मिलते जुलते, 1 - 1, 3 - 3, तो आपको साइन का भी ध्यान रखना होगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चिन्ह भी। तो अभी कुछ बच्चे का आंसर नहीं आया है, 15 सेकंड रुक रहे, चलो 15 सेकंड लास्ट है। तो अगर आपने आंसर कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, तो ये बैठे मत रहिए, जाइए पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए, आंसर मतलब सबमिट कर दो। 10 सेकंड और है, लास्ट 10 सेकंड्स, अब ज्यादा समय नहीं है, ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ भी गए। 5 4 3 2 1, चलो अब मैं इस पोल को एंड कर रहा हूं, और सभी का आंसर आ गया है, सिर्फ एक या दो आंसर नहीं आए। अच्छी बात तो ये है कि ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है। अब इसमें कुछ आंसर गलत आए हैं और कुछ आंसर सही आए हैं, और बहुत सारे आंसर गलत भी आएंगे। ठीक है, ये भी है कि बहुत सारे आंसर गलत भी आए, लेकिन अच्छी बात है कि आप सभी ने ट्राई किया। अब देखो यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। आप बोलोगे सर यहाँ पर बाएं साइड में क्या है? 2z प्लस 6, दाएं साइड में क्या है? 3 प्लस जेड। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस जेड को मैं इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा।
तो इसको मैं 2z को, देखो 2z अभी भी बाएं साइड में है, इसको लिखने के बाद में मैंने इसको 2z को 2z ही लिखा, इसमें कोई साइन को चेंज करूंगा क्या, कुछ भी चिन्ह को नहीं बदलूंगा। लेकिन ये z जब इधर आएगा तो ये प्लस का z, ये माइनस का z बन जाएगा। दिख रहा है इधर प्लस का z लिखा हुआ है, अब ये बाएं तरफ आके माइनस का z बन जाएगा। ठीक है, तो बाएं साइड में मैंने क्या लिखा, 2z माइनस z। अब यहाँ पर बराबर का साइन लगा दिया। 3 देखो दाएं साइड में था, अभी मैं इक्वल टू के दाएं साइड में ही लिख रहा हूँ, बराबर 3 ही लिख दिया, कोई भी साइन को मैंने चेंज नहीं किया। लेकिन ये 6 को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो 6 के आगे देखो प्लस का साइन है, लेकिन जब ये दाएं साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 6, तो 3 माइनस 6 बनेगा। इतना तक समझ में आया? ये समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट है तो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा क्योंकि आंसर गलत आए थे काफी लोगों के। आया वाई वाई? ठीक है, तो आप बोलोगे सर 2z माइनस जेड 3 माइनस 6 आया। 2z में से z घटाएंगे क्या मिलेगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 मिलेगा ना, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। 2z में से z घटाओगे तो आपको z मिलेगा, ठीक है। और 3 में से 6 घटाओगे तो आपको माइनस का 3 मिलेगा। 3 में से 6 घटाओगे तो आप बोलोगे सर 6 में से अगर 3 घटाना होता तो 3 मिलता, लेकिन अगर 3 में से 6 घटाएंगे तो बड़े वाला का साइन लगाएंगे ना, माइनस का 3 मिलेगा। तो जेड का मान कितना दिख रहा है, जेड का मान -3 होगा ना, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये समझ में आ रहा है? तो काफी सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन सी था, ए और बी तो काफी कम थे, शायद किसी का नहीं था। ऑप्शन नंबर सी काफी सारे बच्चों का आंसर था, तो ऑप्शन सी गलत होगा, ध्यान दीजिएगा। छोटी सी आपने गड़बड़ी कर दी साइन का, और एक छोटा सा भी गलती आपका मार्क्स लेके जाएगा, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। तो आंसर क्या होगा, -3। समझ में आया? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिकॉल क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टराइजेशन। आपको मैंने ग्रुप में मैसेज करके बताया था। और फैक्टराइजेशन में गुणनखंड में एक टॉपिक होता है सार्वगुणनखंडों की विधि, मतलब मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। चलो कॉमन फैक्टर को बाद में समझते हैं, पहले याद दिलाता हूं कि फैक्टर क्या होता है, उसके बाद मैं कॉमन फैक्टर की बात करूंगा। काफी बेसिक से चलेंगे, कोई भी डाउट होगा तो पूछना जरूर, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, क्योंकि आगे काफी इसका एप्लीकेशन आएगा, काफी जरूरत पड़ेगा इसका। गुणनखंड सभी ने पढ़ा है ना, गुणनखंड के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो कोई भी अगर एक बीजीय व्यंजक लिखा गया, जैसे कि लिख दिया 5x + 15, इसके मैं हर एक पद को मैं गुणनखंड के रूप में लिख सकता हूँ। जैसे कि पहला, अच्छा किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद करोगे? ठीक है अभी बंद है, अच्छा कैमरा ही बंद कर दीजिए मोहित। हाँ ठीक है, आप बोलोगे पहला टर्म है क्या, 5xy। तो 5xy को अगर मैं गुणनखंड के रूप में लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 गुना x गुना y? बताइए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5x और y को गुना करके सर 5xy मिला होगा। 15 का गुणनखंड क्या लिखोगे, 15 के लिए आप लिखोगे सर 5 गुना 3, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है। 5 और 3 को गुना करेंगे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, तो 5 और 3 को गुना करके 15 मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फैक्टर्स, किसी भी टर्म का फैक्टर्स गुणनखंड। अब मैं आपसे पूछूंगा सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड कहने का मतलब होता है कॉमन फैक्टर्स। अच्छा मोहित के नाम से जो बच्चे हो, अपना माइक बंद करिए। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा सार्वगुणनखंड, मतलब कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर, सार्वगुणनखंड मतलब वो ऐसा फैक्टर जो इन दोनों ही में है, जो दोनों में कॉमन हो। तो आपको क्या दिख रहा है, कौन सा नंबर या कौन सा टर्म ऐसा है जो दोनों ही में है। तो मुझे देखो 5 यहाँ पर भी दिख रहा है, इस वाले टर्म में भी 5 दिख रहा है, और इस वाले टर्म में भी मुझे 5 दिख रहा है। तो हम 5 को क्या कहेंगे, 5 हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, सार्वगुणनखंड। तो ये समझ में आया कि सार्वगुणनखंड क्या होता है, बताइए। कॉमन फैक्टर समझ में आया क्या होता है, ये कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, इसको और डिटेल में देखते हैं, इसका परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या कहता है। जैसे कि आप पढ़ सकते हो, क्या लिखा गया है, वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब समझते हो आप लोग, इतना हिंदी भी आपको ध्यान नहीं रखना, सिंपली आप समझिएगा कॉमन। ठीक है, तो उभयनिष्ठ का मतलब समझना कॉमन, जो दोनों ही में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ऐसा गुणनखंड जो सभी पदों में कॉमन हो उसको सार्वगुणनखंड कहते हैं, या फिर कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सभी पदों क्यों लिखा गया। देखो अगर 2 पद थे तो इन दोनों का मैंने देखा कि इन दोनों में क्या कॉमन है। अगर 2 से अधिक रहेगा, मान लो कुछ और टर्म्स रहते हैं, तो मुझे क्या देखना होता, इन सभी में क्या कॉमन है। तो जितने भी टर्म्स आपको लिख रखे हैं ना, सभी का कॉमन देखना होगा। क्लियर हुआ? तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 टर्म रहे, 2 से अधिक भी रह सकता है, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म या 20 टर्म। तो हमें ये देखना होगा कि जितने भी टर्म हमें दिए गए हैं उसमें से कॉमन क्या है। तो जनरल अभी समझने के लिए मैं 2 टर्म लूंगा, उसके बाद और भी टर्म को बढ़ाएंगे। ठीक है,
जैसे कि और उदाहरण से सीखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है 12xy² और 6, दो टर्म लिख दिया गया 12xy² और 6। इसका क्या पूछा जा रहा है? सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए, कॉमन फैक्टर बताइए। ठीक है, तो इसके लिए मैं दोनों ही टर्म को एक जगह लिख दिया, 12xy² और 6। तो पहला जो टर्म दिख रहा है 12xy², इसको अगर मैं गुणनखंड के रूप में लिखूं, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूं, तो आप 12 को क्या लिखोगे? 12 को मैं इधर लिख रहा हूं, ऊपर में देखिएगा, 12 को हम लिख सकते हैं क्या? 4 गुना 3, 4 गुना 3। अब 4 को भी और तोड़ सकते हो, तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 3। बताइए, तो आप 12 को लिखोगे सर, 12 को मैंने लिखा 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। एक्स को मैंने एक्स लिखा और वाई के वर्ग को मैंने लिखा y × y। इतना क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? 12 6, अच्छा 6 × 2 नहीं लिखेंगे गरिमा, क्योंकि 6 × 2 लिखने में 6 देखो और टूटेगा, 6 को भी लिखोगे ना। समझ में आ रहा है? आपका आंसर तो सही है लेकिन अधूरा हुआ। आप 6 × 2 लिख दो तो 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो 3 × 2 लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 × 2 × 3 × x × y। तो 12xy² का गुणनखंड आपको दिख रहा है अभी, क्या क्या लिखा? 2 × 2 × 3 × x × y × y। ठीक है, तो अभी आप लोग 6 का गुणनखंड लिख के बताइए मुझे, 6 का गुणनखंड क्या होगा? 6 को आप अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इसका गुणनखंड क्या होगा? 3 × 2, वेरी गुड, या 2 × 3 या 3 × 2। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। 2 × 3 मैंने लिख दिया, 2 × 3 6 होगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 6 का गुणनखंड 2 × 3। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनका कॉमन फैक्टर, ऐसा कौन सा गुणनखंड है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इस वाले में भी आया, इस वाले बॉक्स में भी है और इस वाले बॉक्स में भी है, दोनों ही बक्से में है। तो आप बोलोगे सर हमें दोनों ही में कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन क्या दिख रहा है? आप बोलोगे सर 2 यहां पर भी प्रेजेंट है, समझिएगा, 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है, दोनों ही में दिख रहा है। 3 देखो यहां पर भी है और 3 यहां पर भी प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सार्वगुणनखंड क्या बोलेंगे? कॉमन फैक्टर क्या बोलेंगे? कॉमन फैक्टर आप लिखोगे 2 × 3, और 2 × 3 कहने का मतलब 6। तो हम इन दोनों का सार्वगुणनखंड आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? सार्वगुणनखंड 6 होगा आंसर। समझ में आया? ये समझ में आया कि इन दोनों टर्म का जो सार्वगुणनखंड होगा, कॉमन फैक्टर होगा, वो 6 होगा। क्लियर है? ठीक है, मैं और भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसके पहले ना मैं थोड़ा और बेसिक से चलता हूँ। ठीक है, अगर इसमें भी कोई डाउट है तो देखो, मैं पहले कुछ संख्या लिख रहा हूँ, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो काफी हेल्प मिलेगा ऐसे क्वेश्चन को करने में। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 15 और एक नंबर मैंने लिखा 20। इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि सार्वगुणनखंड क्या है, कॉमन फैक्टर। अब इसे मैं कॉमन सार्वगुणनखंड नहीं लिखता हूँ, मैं कॉमन फैक्टर लिख देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में चलेगा ना? सभी लोग मुझे बताइएगा, इंग्लिश में लिखूं? इंग्लिश चलेगा? तो कॉमन फैक्टर मतलब सार्वगुणनखंड, याद रखिएगा। ठीक है, तो जनरल आप ज्यादा फैमिलियर इसी से होगा, कॉमन फैक्टर से होगा या कॉमन गुणनखंड कह सकते हो। कॉमन फैक्टर क्या लिखोगे आप? देखिए 15 को आप पहले लिख दो, 15 को मैं लिखूंगा सर 15 बराबर 5 × 3, 5 × 3 दोनों ही क्या है? दोनों ही प्राइम नंबर है। उसके बाद 20 को आप क्या लिखोगे? 20 को आप लिखोगे 5 × 4, लेकिन 5 × 4 नहीं लिखेंगे, 4 को मैं और ब्रेक कर दूंगा 2 × 2। तो कभी आप ऐसे मत छोड़ दो, 5 × 4 लिखोगे तो हो सकता है कि आपका कुछ सॉल्यूशन छूट जाए, क्योंकि 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य संख्या है। तो ऐसा मत छोड़ोगे आप, तो प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखिएगा हमेशा अगर संख्या दिखेगा। अब मुझे बताइए कौन सा गुणनखंड ऐसा है जो दोनों ही में कॉमन है, 15 में भी आया और 20 में भी आया। आप बोलोगे एक नंबर हमें सर 5 दिख रहा है, तो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ भी है, तो हम क्या कह सकते हैं? सर इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा, वो कॉमन फैक्टर हमारा 5 होगा क्या? 5 होगा। तो कॉमन फैक्टर हमने क्या बोला? 5। ये क्लियर है? 15 और 20 का कॉमन फैक्टर 5 होगा। जब आप काफी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि वह नंबर चाहिए सर जो 15, जिस नंबर के टेबल में 15 भी आए और जिस नंबर के टेबल में 20 भी आए, मतलब कौन से नंबर से दोनों ही विभाजित हो जाए। काफी तरह से समझ सकते हैं, अभी के लिए मैं ऐसा समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं एक और नंबर लिख रहा हूँ, इसका आप चाहो तो खुद से आंसर कर सकते हो, मुझे बताइएगा। यहाँ लिख रहा हूँ 18 और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 16। इसका मुझे बताइएगा कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर आप क्या बोलोगे 18 और 16 का? 18 को आप लिखिए तोड़कर, 18 क्या क्या लिखोगे? 9 × 2। अब 9 को भी तोड़ सकते हो, आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 3 × 3 × 2। ठीक है, समझ में आया? 18 को लिख सकते हो ना ऐसे।
पहले मैं लिख रहा हूँ 9 × 2, अब 9 को भी तोड़ सकते हो ना, 3 × 3 × 2, ठीक है। अच्छा 2 कह रहे, काजल करिए 2। यहाँ पर अब 16 को तोड़ना, तो 16 को कैसे तोड़ोगे? 16 को मैंने पहले सोचा कि 4 × 4 लिख देते हैं सर, है ना, 4 × 4। अब इस वाले 4 को मैं लिख दे रहा हूँ 2 × 2 × 2, और इस 4 को लिख दे रहा हूँ 2 × 2, मतलब 2 को 4 बार गुना करोगे तो 16 मिल जाएगा। 2 × 2 × 2 × 2। अब मुझे बताइए कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन कहने का मतलब वो कौन सा नंबर है जो दोनों में है? तो हमें सिर्फ 2 दिख रहा है, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो हम कह सकते हैं सर कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों का 2 होगा। तो संख्या के रूप में समझ में आ रहा है कि 18 और 16 का कॉमन फैक्टर जो होगा वो 2 होगा। समझ में आ रहा है? 2 से 18 भी कट जाएगा, 2 से 16 भी कट जाएगा, ठीक है, या 2 के टेबल में दोनों ही आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा। चलिए अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि 20, यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ 20, और यहाँ पर लिख रहा हूँ 27, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। 20 और 27 का कॉमन फैक्टर आपसे पूछ रहा हूँ, 20 और 27 का कॉमन फैक्टर पूछ रहा हूँ। तो 20 को आप कैसे लिखोगे? 20 को देखो मैंने ऊपर कहीं लिखा था, तो 20 को लिखा था 5 × 2 × 2। तो आप बोलोगे सर 20 का तो मुझे पता है, 5 × 4 लिखेंगे, और 4 को मैं तोड़ूंगा 2 × 2। तो 20 को मैंने लिखा 5 × 2 × 2। क्लियर है? 20 को मैंने क्या लिखा? 5 × 2 × 2। 27 को आप क्या लिखोगे? 27 को आप क्या लिखोगे? 9 × 3, यानी 3 × 3 × 3। 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। 3 × 3 9 होगा, 9 × 3 27 होगा। कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो कॉमन है? नहीं। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या बोलेंगे? इसका अगर आपसे कॉमन फैक्टर पूछ ले तो क्या बोलेंगे? क्या हमारा आंसर 0 होगा? क्या हमारा आंसर 0 होगा? कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, स्टार मार कर लिख लीजिए कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर ऐसा रहे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे? क्या मैं यहाँ पर गुना 1 लिख सकता हूँ ऊपर में, और नीचे में भी गुना 1 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं ना। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी लोग एग्री करते हैं। 5 को मैं 5 × 1 लिख सकता हूँ, 10 को मैं 10 × 1 लिख सकता हूँ। तो मुझे दिख रहा है सर 1 को हम यहाँ भी गुना कर सकते हैं, 1 को यहाँ भी गुना कर सकते हैं, तो कुछ भी अगर कॉमन नहीं दिखेगा तो 1 तो जरूर रहेगा। तो 0 मत कहना, अगर 0 कहोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 20 और 27 का कोई कॉमन फैक्टर आपसे पूछे ना, सार गुणनखंड, तो आप बोलना सर यहाँ पर 1 होगा। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधे 1 बोल देना, ठीक है। तो क्या याद किया? कुछ भी कॉमन नहीं है तो 0 या 1, कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 0 या 1 होगा। कुछ भी नहीं होने का मतलब तो 0 होता है जनरली, लेकिन अगर फैक्टर की बात करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब कॉमन 1 होना, क्योंकि 1 से तो हम गुना कर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा, मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5 और 7 का कॉमन फैक्टर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बोलोगे? 5 और 7 का कॉमन फैक्टर 1 बोलोगे ना, क्योंकि 5 7 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम 5 को लिख सकते हैं ना, 5 × 1। 5 को लिखोगे 5 × 1, 7 को लिखोगे 7 × 1। तो देख रहे हो सर, आप बोलोगे सर मुझे दिख रहा है दोनों में एक कॉमन, है ना, एक कॉमन दिखा। तो कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब एक कॉमन होना। तो ये तो हो गया हमारे संख्या के फॉर्म में। अगर हमारे पास कोई अचर लिखे रहे, कुछ संख्या लिखे रहे, तो हम किस टाइप से करेंगे। और हम लोग देखते हैं वेरिएबल के फॉर्म में कैसे करेंगे। चर के रूप में अगर सिर्फ चर लिख रहा हूं, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल लिख रहा हूं, वेरिएबल, ठीक है, ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने यहां लिखा XY, ठीक है, और एक मैं लिख दे रहा हूं XZ। इसमें आपसे पूछ रहा हूं कि कॉमन फैक्टर बता दीजिए। तो आपको पता है सर ये तो बहुत ही आसान है। XY को हम लिख सकते हैं X × Y, XZ को हम लिख सकते हैं सर X × Z, और XY और XZ में, और चर वाला बहुत ही आसान होता है, नंबर से ज्यादा आसान चर वाला होता है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ भी X प्रेजेंट है, यहाँ भी X प्रेजेंट है, तो X दोनों ही में कॉमन है। तो ये तो मुझे देख के ही पता चल रहा है कॉमन फैक्टर सर X होगा। दिख रहा है कॉमन फैक्टर X होगा। तो इसको क्या कहेंगे? सार्वगुणनखंड कहेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो, है ना, इसको यूज करेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको यूज करेंगे आगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर x⁻3, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x⁻5, ठीक है। इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन दोनों टर्म में, मैं बीच में कॉमा भी लगा रहा हूँ, इसमें कॉमन क्या है? कॉमन गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर क्या होगा x⁻3। देखो आप क्या बोलोगे? x⁻3 लिखने का मतलब सर क्या हुआ? x × x और x⁻5 कहने का मतलब क्या हुआ सर? x को 5 बार गुना करना।
अब इतना आपको करना नहीं पड़ेगा हमेशा, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक बार आप समझ लो, उसके बाद तो आप सीधे एक बार में आंसर कर दोगे। ठीक है, एक्स को मैंने 5 बार कर दिया। अब मुझे देखो कॉमन क्या दिख रहा है, एक एक्स यहाँ पर दिखा और एक एक्स मुझे यहाँ पर दिखा, फिर दूसरा एक्स मुझे यहाँ कॉमन दिखा, दूसरा एक्स मुझे यहाँ कॉमन दिखा, एक एक्स मुझे यहाँ दिखा और एक एक्स मुझे यहाँ दिखा। तो मुझे कितने एक्स कॉमन दिख रहे हैं? 3 एक्स कॉमन दिख रहे हैं ना। तो आप बोलोगे सर एक्स इंटू एक्स, मतलब हम कह सकते हैं सर जो कॉमन होगा एक्स का पावर 3 होगा। तो अगर हमारे पास कभी ऐसा लिखा रहे कि चर का कुछ पावर लिखा रहे, तो जो छोटा वाला पावर है ना, वही हमारा कॉमन आ जाता है, वही कॉमन गुणनखंड हो जाता है। तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स का पावर 8 और यहां लिख दूं एक्स का पावर 20, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा? इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालने में आपको समय लगेगा क्या? समझने के लिए एक बार हमने समझ लिया। तो आप बोलोगे सर इसका कॉमन फैक्टर जो होगा एक्स का पावर 8 होगा, जो छोटा वाला है ना पावर, वही कॉमन फैक्टर हो जाएगा। मुझे बताइए ए का पावर 100 और मैं लिख रहा हूं ए का पावर 105, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन फैक्टर बताइए, तो कॉमन फैक्टर क्या बोलोगे? सर 100 और 105 में कौन बड़ा है? तो ए का पावर 100 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ए का पावर 100 कॉमन हो जाएगा। ये समझ में आ गया? चलो, अब वेरिएबल के फॉर्म में मैं कुछ और दे रहा हूँ, इसको इरेज करके यहाँ पर ये चीजें को मैं इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा अलग टाइप का पूछते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं ऐसे पूछूं, क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने लिखा ए स्क्वायर बी और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर में क्या कॉमन है? ये दो अलग अलग फैक्टर, अलग अलग टर्म है। देखो ए स्क्वायर बी को आप लिखोगे तो इसको आप लिखोगे सर ए इंटू बी। ठीक है, और ए बी स्क्वायर को आप लिखोगे तो ए बी स्क्वायर को लिखोगे सर ए इंटू बी इंटू बी, ए इंटू बी इंटू बी। ठीक है, अब मुझे अगर कॉमन देखना हो तो कॉमन कैसे लिखोगे? ए सर यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, 2 बार तो ए मुझे दिखा, बी मुझे सर यहाँ पर दिखा और बी मुझे यहाँ पर भी दिखा, तो दोनों ही में कॉमन दिख रहा है ए बी। तो हम कहेंगे सर इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? ए इंटू बी। अब कॉमा मत लगाओ, ए गुना बी लिखो, और ए गुना बी कहने का मतलब ए बी लिखेंगे। ठीक है, तो ए बी आंसर करेंगे। अब ये मत लिखिए, ठीक है, ए कॉमा भी लिखने की जरूरत नहीं है, ए भी लिखिए। ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे। क्लियर? तो ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर में क्या कॉमन दिखा आपको? ए बी कॉमन दिखा। इतना समझ में आया सभी को? ठीक, अब इसको मैं फिर से मिटा रहा हूँ, या चलो मिटाते नहीं है, ये पेज के स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक, चलो तो अब मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए का पावर 3 बी स्क्वायर और यहाँ लिख दिया सी, यहाँ पर मैं लिखा ए बी और यहाँ लिख दिया सी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखा ए बी स्क्वायर। मुझे बताइएगा इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ चर के फॉर्म में अगर मैं पूछ रहा हूँ। अब देखो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे आप बोल सकते हो सर मुझे ए का सबसे छोटा पावर, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। ठीक है, तो ए का पावर कितना लिखोगे? सबसे छोटा वाला पावर, तो छोटा पावर यहाँ पर 1 है ना, तो आप बोलोगे सर ए का पावर 1 इंटू बी का सबसे छोटा पावर, दोनों ही में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिख दिया, और सी का सबसे छोटा पावर सी, तो आंसर कितना आएगा? ए बी स्क्वायर सी। ये कॉमन फैक्टर आएगा। ये समझ में आया क्या? ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया क्या? ए बी स्क्वायर सी। ठीक है, तो एक मैं लास्ट पूछ रहा हूँ चर के फॉर्म में। अच्छा संदीप एक बार बस लिखो ना, एक बार लिख दो आप वाई। ठीक है, चलो रिपीट करो, चलो इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हाँ इसमें मुझे भी लग रहा था, हो सकता है डाउट हो। ठीक है प्रियंका, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर ए क्यूब बी स्क्वायर सी और ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मुझे बताइए ए दोनों जगह दिख रहा है क्या आपको? ए पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, तो ये तो कॉमन होगा, तो ए को मैंने लिख दिया। ए का पावर कितना लिखोगे? छोटा पावर दोनों में जो है, जैसे मैंने बोला ए स्क्वायर और ए का पावर 5 में क्या कॉमन होगा? तो ए स्क्वायर छोटा वाला, तो इसमें पावर इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? आप बोलोगे सर ए का घात 1, तो यहाँ पर ए का घात 1 लिख दोगे, गुना बी का घात सबसे छोटा वाला, तो दोनों जगह बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है और यहाँ भी बी का पावर 2 है, तो बी स्क्वायर लिख दिया। और सी का पावर कितना लिखोगे? यहाँ पर सी का पावर 2 है और यहाँ सी का पावर 1 है, तो छोटा वाला लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे ए बी स्क्वायर सी। अभी क्लियर है? ठीक है भाई, ठीक है। अब एक मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं एम एन स्क्वायर और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एम के स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? तो आप बोलोगे सिर्फ कॉमन सर एम दिख रहा है ना, कॉमन यहाँ एम है और यहाँ भी एम है, तो इसमें कॉमन फैक्टर एम हो जाएगा, और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, चलिए
अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, अगर हमारे पास पहले हमने क्या देखा, देखो पहले हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई संख्या वाला है ना, संख्या है तो कैसे कॉमन लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास अगर सिर्फ चर आए तो कैसे कॉमन लेंगे, वेरिएबल आए तो कैसे कॉमन लेंगे। अब हमारे पास संख्या और चर दोनों ही एक साथ आ जाए, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही एक साथ आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 15x² और एक दूसरा टर्म मैं लिख दे रहा हूँ 20xy, 20xy। इन दोनों को आपसे पूछा जा रहा है कि सार्वगुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए। तो आप 15x² को ब्रेक कीजिए। तो 15x² को ब्रेक करके आप क्या लिखोगे, 15 को आप लिखोगे सर 5 गुना 3 गुना x गुना x। इतना क्लियर है। अच्छा विशाल, इतनी बार y मत लिखो, एक बार y लिख दो बस, ठीक है। बस एक बार लिखना है, एक बच्चे को एक बार लिखना है, ठीक है। क्योंकि आप बार बार लिखोगे तो फिर क्लास डिस्टर्ब होती है ना, बाकी बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखती है, ठीक है। फिर 5 × 3 × x × x। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 20xy। तो 20xy को आप अगर ब्रेक करोगे तो 5 गुना 20 को ब्रेक करोगे तो 5 गुना 4, तो इसको लिखोगे सर 5 × 4 को मैं लिखा 2 गुना 2 गुना xy को मैंने लिखा x × y। तो कॉमन क्या दिख रहा है, कौन सा चीज है जो दोनों ही में कॉमन दिख रहा है। आप बोलोगे सर 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, दोनों ही जगह कॉमन है। तो मैंने 5 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। गुना के साथ क्या लिखूंगा, उसके बाद 3 ऊपर है 3 नीचे नहीं है। अब यहाँ पर मुझे एक x दिख रहा है और यहाँ भी x दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 5 गुना x मतलब 5x। तो कॉमन क्या दिखा, 5x दिखा। समझ में आया। अब 5 x नहीं लिखोगे, बिल्कुल 5 x नहीं लिखना है, 5 गुना x लिखना है और 5x लिखना है। गुना करने के लिए तो सिखा रखा हूं ना। तो कॉमन क्या होगा, 5x, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पर 15x², मैंने लिखा 15x² और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 14y। इसमें बताइएगा क्या कॉमन है। 15x² 14y, इसका कॉमन फैक्टर आपसे पूछ रहा हूँ, सार्वगुणनखंड पूछ रहा हूँ। आप बोलोगे सर 15x² को क्या लिखेंगे, 15x² को लिखेंगे 5 × 3 × x × x। ये तो मैंने ऊपर ही वाला लिख दिया। 14y को क्या लिखेंगे, 14y में मुझे दिख रहा है 7 गुना 2 गुना y। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या आपको। आप बोलोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर में भी एक से गुना कर दूंगा और नीचे में भी एक से गुना कर दूंगा और मैं बोलूंगा देखो यहाँ भी एक कॉमन है और यहाँ भी एक कॉमन है। तो हम कहेंगे सर यहाँ आंसर क्या होगा, सार्वगुणनखंड 1 हो जाएगा। तो कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब सार्वगुणनखंड हमेशा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, कभी भी अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखे ना तो सार्वगुणनखंड 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ इसी पे बेस्ड। एक क्वेश्चन में इसको मिटा ही के पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने 9a, 3 टर्म लिख दिया 9a, कॉमा लिख रहा हूं 12 a² b और यहां पर लिख दिया 5b। इसमें क्या कॉमन है, कॉमन फैक्टर आपसे पूछा जा रहा है। सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या होगा। चैट सेक्शन में बातें नहीं करनी है, चैट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है, कोई डाउट है तो पूछना है। अब आप तो सभी लोग तो ओल्ड स्टूडेंट हो, इतनी तो पता है ना आप सभी को। चलिए करिए आप। अगर मैं लिख रहा हूं 9a, तो 9a को आप लिखे क्या लिखोगे, 3 × 3 × a, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे 12a²b। अगला टर्म को मैंने लिखा 12a²b को आप लिखोगे 4 गुना 3। 4 गुना 3 करने का मतलब 2 गुना 2 4 हुआ, × 3 × a × b, ऐसे लिख दिया। और 5b को आप लिखोगे क्या, 5b को लिखोगे सर 5 गुना b, 5 गुना b। अब मुझे ऐसा टर्म चाहिए जो तीनों ही में कॉमन है। देखो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन तो दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर आप देखोगे सर यहाँ ए दिख रहा है और यहाँ ए दिख रहा है, लेकिन ये दोनों में कॉमन होने से काम चलेगा क्या, नहीं, नीचे वाले में ए नहीं है, ठीक है, नीचे वाले में ए नहीं है। तो ए तीनों में कॉमन है क्या, तो कोई भी संख्या ऐसा नहीं जो तीनों में कॉमन दिखे। या संख्या क्या, चर या अचर में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जो दो तीनों में कॉमन। जैसे आप नोटिस करोगे ना, तो बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है। बी ऊपर वाले में है क्या, बी ऊपर वाले में है, आप बोलोगे सर बी ऊपर वाले में नहीं है ना। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। आप ट्राई करके देखो, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या किसी को, मुझे बताइए। कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो तीनों ही में कॉमन हो, नहीं।
नहीं, कुछ भी तो है। आप बोलोगे एक है ना सर, कुछ भी नहीं है तो एक है, एक सभी जगह गुना कर दीजिए। तो कभी में नो मत बोलना, कॉमन में आप बोलना सर एक तो प्रेजेंट है ऑलवेज। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक तो ऑलवेज प्रेजेंट है, तो इसका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्लियर हुआ सार्वगुणनखंड। तो ये छोटा सा गलती बस मत करना कि कुछ कॉमन दिखे तो जीरो बोल देना, ऐसा मत करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे आप लोग। एक्स वाई स्क्वायर जेड 25 x² YZ और 16 XY Z² में सार्वगुणनखंड आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर बस पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो आप लोग के लिए मैं यहाँ पर गुणनखंड के फॉर्म में तो मैं लिख दे रहा हूँ, फिर आप लोग बता सकते हो। ये भी आप खुद से कर सकते हो, XY² Z के मैंने लिखा है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। Y² लिखने का मतलब Y को 2 बार गुना करना, और Z लिखने का मतलब 1 बार Z लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 25x² YZ। इसका कहने का मतलब वो 5 × 5, 5 × 5, x² कहने का मतलब x को 2 बार गुना किया गया, और y × z कहने का मतलब y × z ऐसे लिख दिया, ठीक है। और अगला जो टर्म लिखा गया है, ये लिखा गया है 16 XY Z²। तो आप बोलोगे 16 को हम लिखेंगे सर 4 × 4, पहले वाले 4 को आप लिखोगे सर 2 × 2, दूसरे वाले 4 को आप लिखोगे 2 × 2, 4 बार 2 को गुना करोगे तो 16 मिलेगा, गुना x गुना y गुना z गुना z। अच्छा, कॉमा के साथ नहीं लिखना है आपको, किसी एक बच्चे का आया था अभी आंसर कॉमा के साथ, काजल। तो कॉमा हटा दीजिए काजल, बस आपका आंसर गुना के फॉर्म में रहेगा। बस आप लिखोगे ना कॉमा, वो कॉमा को हटा दो, हाँ आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो कॉमन लिखना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, 7 गुणनखंड। तो आप बोलोगे सर एक्स यहाँ है, एक्स इस वाले में भी है, और एक्स इस वाले में भी है, तो एक्स तो कॉमन कॉमन दिखा, तो आप बोलोगे सर एक्स लिख दिया। उसके बाद यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर गुना का साइन लगाएंगे जो भी आगे आने वाला है। तो आप बोलोगे सर वाई यहाँ भी दिख रहा है, वाई यहाँ भी दिख रहा है, और वाई यहाँ भी प्रेजेंट है, तो वाई तीनों में है, वाई लिख दिया। अब मुझे और वाई यहाँ दिख रहा है, लेकिन वाई देखो इस वाले में अब और कोई वाई नहीं बचा है ना, ऑप्शन नंबर दूसरे वाले टर्म में और कोई दूसरा वाई नहीं बचा। तो आप बोलोगे सर अगला जेड को देखते हैं, तो जेड यहाँ है, जेड यहाँ है, और जेड यहाँ भी है, तो हम कहेंगे एक जेड भी दिख रहा है। ये तीन, इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं है। एक है तो एक को नहीं भी लिखोगे, कुछ कॉमन मिल गया तो एक को नहीं लिखेंगे, सीधे हम बोलेंगे सर कॉमन क्या है, XY Z। तो ये क्या कहलाएगा, सार्वगुणनखंड, ठीक है। ये समझ में आ गया सभी को, काफी डिटेल में मैंने बताया आपको, इतना क्लियर है सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अगर क्लियर है तो मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सार्वगुणनखंड पे बेस्ड, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सभी लोग को आंसर करना है, कोई भी बैठा नहीं रहेगा, ठीक है। तो 3 टर्म यहाँ पर लिखे गए हैं, तीनों ही टर्म के आपके कॉमन फैक्टर्स आपसे पूछे जा रहे हैं, मतलब इन तीनों में कॉमन क्या है। पहला लिखा गया है 2x, दूसरा लिखा गया है 3x², और तीसरा लिखा गया है 4। तो वो चीज आपको बताने, तीनों ही में कॉमन है, तीनों ही में जो कॉमन है, तो क्या है तीनों का सार्वगुणनखंड। तो जैसे मैं अभी तक बता रहा था, उसी हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से अपने कॉपी पर सॉल्व कीजिए। आप हड़बड़ी करोगे तो आपका आंसर गलत होगा, जैसे चैट आंसर दिख भी रहा है मुझे गलत, तो अभी तक काफी सारे आंसर गलत आए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रुक जाइए, अपने कॉपी पर सॉल्व करो आराम से, हड़बड़ी में आपको जो दिख रहा है आंसर मत करो, ठीक है। सॉल्व करो ना आप, 2x को ब्रेक करो, 3x² को ब्रेक करो, 4 को ब्रेक करो, देखो क्या है जो तीनों ही में कॉमन है, कुछ ऐसा है जो तीनों ही में कॉमन है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ दो में जो कॉमन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो सार्वगुणनखंड का मतलब यही होता है कि जितने भी टर्म हमें दिए रखे हैं, हर एक में जो आ रहा है, हर एक में जो कॉमन है, वही हमारा सार्वगुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। तो काफी बच्चे लेट आंसर किए, लेकिन अभी जिनका आंसर आया है ना, सभी का आंसर सही आया है। तो यही मैं कहता हूँ कि रुक कर करो, तब से आखिरी में करो, बट सही करो, मतलब सही करने की कोशिश करो अपने तरफ से, ठीक है। चलिए, तो अभी ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है, 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड और है, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दिया है, और मैक्सिमम आंसर सही है। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं इस क्वेश्चन को एंड कर दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो
यहाँ पर ज्यादातर आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए और बी में आंसर आया है। ऑप्शन नंबर सी तो किसी का नहीं आया, डी तो किसी का नहीं आया है, ए और बी में कुछ आंसर आया है। तो देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। अब हर एक टर्म को मैं लिख रहा हूँ 2x। 2x को आप गुणनखंड के फॉर्म में लिख सकते हो। सर आप बोलोगे सर ये है 2 गुना x। अगर मैं लिख रहा हूँ 3x² तो ये बहुत ही सिंपल सा है, 3 × x²। एक का वर्ग करने का मतलब x × x। और अगर मैं 4 को लिखूं तो 4 में दिख रहा है मुझे 2 गुना 2। अब मुझे बताइए क्या है को दो जो तीनों ही में कॉमन है। आप कुछ बच्चे जो x कह रहे हो, मुझे बताइए आपको x यहाँ दिख रहा है, x यहाँ दिख रहा है, लेकिन x आपको नीचे वाले में दिख रहा है क्या? तो नीचे वाले में x नहीं है, तो आप बोलोगे सर x नहीं हो सकता कॉमन फैक्टर, क्योंकि नीचे वाले में x नहीं है, नीचे वाला कांस्टेंट है ना, तो x नहीं होगा। ठीक है। अब आप बोलोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, फिर तो मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो आप बोलोगे तीनों जगह एक गुना कर दीजिए, अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो एक को बना दीजिए, है ना। तो आप बोलोगे सर एक 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 तीनों ही जगह है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इतना करना नहीं है, सिंपली आपको ध्यान रखना कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो आप सीधे आंसर करोगे एक। एक ऑलवेज कॉमन मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा कंसेप्ट है, सात गुणनखंड विधि के द्वारा किसी भी एक बहुपद को फैक्टराइज कैसे करते हैं, गुणनखंड के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अब आराम से समझिएगा। जैसे कि हम लिखा गया है 2x+10, एक बहुपद लिखा गया है 2x+10। तो यहां पर आप इसको फैक्टराइज करने के लिए हर एक टर्म को आप फैक्टराइज करते हो। जैसे पहला टर्म क्या है 2x, तो 2x को आप लिख सकते हो 2 × x, और 10 को आप लिख सकते हो सर 10 को हम लिख देंगे 2 × 5। ठीक है। तो इस तरीके से साइड में नहीं लिखना है। 2x+10 को मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, ये लिखा मैंने 2x+10, और इसी के साथ मैं लिख रहा हूँ 2x को सर हम लिख सकते हैं 2 × x, बीच में प्लस का साइन है, मैंने बीच में प्लस का साइन लगा दिया, ये वाला जो प्लस का है ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पर 10 को मैं लिख दूंगा 2 × 5। ये समझ में आ रहा है ये मैंने कैसे लिखा? 2x को मैंने लिखा 2 × x, हर एक टर्म को मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ। ठीक है। अब मुझे बताइए पहले टर्म और दूसरे टर्म में, मतलब प्लस के पहले और प्लस के बाद कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? इस वाले में और इस वाले में तो आपको मिल रहा है 2। इसे 2 यहाँ भी प्रेजेंट है और 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, तो 2 दोनों ही जगह है, तो 2 को मैंने पहले लिख दिया, 2 को आप ऐसे लिख देते हो, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाते हो, आप ब्रैकेट लगा देते हो। ठीक है। अब मुझे बताइए 2x में अगर 2 को आपने हटा लिया, 2x में अगर आपने 2 को हटा लिया तो आपका क्या बचा वहां पर? 2x में से अगर मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया तो आपको यहाँ पर x बचा हुआ दिख रहा है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर x बच जाएगा। फिर आप यहाँ पर प्लस का साइन था तो आपने प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, आपने प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद मुझे बताइए कि अगर 2 × 5 में से 2 को आपने अगर कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या यहाँ पर? फिर 5 बचेगा ना, तो आप बोलोगे सर ये बचा हमारे पास x+5। तो हमारा इस 2x+5 को अगर मेरे को बोला जाए कि गुणनखंड के फॉर्म में लिखिए, 2x+10 को अगर फैक्टराइज कीजिए तो आप लिखोगे सर 2 और यहाँ पर लिखोगे x+5। समझ में आया? तो ये मैंने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया, गुणनखंड के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर हुआ? अब देखो आपसे अगर फिर से बोला जाए फिर से बहुपद के फॉर्म में लिख दीजिए, फिर से अगर मैं बोलूं कि फिर से बहुपद के फॉर्म में लिख दीजिए, ये तो हमारा आंसर हो गया, फैक्टराइज मैंने कर दिया। लेकिन फिर से बोल रहा है कि बहुपद के फॉर्म में लिख दीजिए, मुझे ऐसा बताइए अगर मैं 15 को फैक्टराइज करूं आप क्या बोलोगे? मुझे बताइए 15 को फैक्टराइज करने के लिए बताइए क्या लिखोगे आप? 5 × 3 मिलेगा ना, 5 × 3। ठीक है। अब मैं फिर से इसको गुना करूंगा तो फिर से 15 मिल जाएगा, फिर से 15 मिल जाएगा। तो 15 को जब मैंने गुणनखंड के फॉर्म में लिखा 5 × 3 मिला, इसको फिर से गुना कर देंगे फिर से 15 मिल जाएगा। तो इसको जब मैंने फैक्टराइज किया तो ये चीज मिला। अब इसको मैं फिर से अगर गुना कर दूं, फिर से आप गुना कर रहे हो ना, इसको गुना कर दो तो 15 मिल जाएगा वापस से पुराना वाला। तो इसको फिर से गुना करोगे तो आप गुना करके देखिए 2 को x से गुना करोगे 2x मिलेगा, फिर प्लस का प्लस लिखा, और 2 को 5 से गुना करोगे 2 × 5 10 मिलेगा, फिर से देखो वही मिल गया। ये करना नहीं है, बस समझा रहा हूँ। ये अगर हमारे पास कभी फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया जाए और आपसे बोला जाए कि गुणनखंड बताइए तो आप सीधे गुना कर दोगे वहां पर, है ना, तो वहां पर आप सीधे गुना कर दोगे। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो और भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिखा यहाँ पर आपके लिए 6a²b, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6a²b प्लस लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 24b, 24b। ठीक है, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? गुणनखंड के फॉर्म में लिख रहे हैं, आप फैक्टराइज करना है। तो आप देखो क्या करोगे, पहले वाले टर्म को मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 6a² भी जो लिखा गया है इसको आप लिखोगे सर 2 × 3 × a² को आपने लिखा a × a × b,
इतना क्लियर है सभी को? 6a² को मैंने बस लिखा और कुछ नहीं किया। ये जो हमारा प्लस का साइन है, ये मैंने प्लस का साइन को मैंने यहाँ पर लगा दिया, प्लस का साइन मैंने लगा दिया, ठीक है। अभी जो 24b लिखा हुआ है आपको 24b, तो 24b को आप कैसे लिखोगे? 24 को आप सोच रहे हो 24 को क्या लिखे? 8 गुना 3, है ना, 8 गुना 3। अब इसको और ब्रेक होगा तो 8 को लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 3। तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 24 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 8, 3, सॉरी ये चेक करो, ये 24 आ गया, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 24, ये सारे प्राइम नंबर आ गए, ठीक है, इंटू बी, ठीक है, गुना में बी। अब देखिए क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्या कॉमन दिख रहा है? आप बोलोगे सर दो दोनों ही जगह है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को आप कॉमन ले सकते हो। और भी कुछ कॉमन है क्या? 3, हाँ 3 भी दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, दोनों ही जगह 3 है। और भी कुछ कॉमन है क्या? और भी कुछ है, ध्यान से देखो, कुछ और भी कॉमन है, बी, वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर बी दिख रहा है मुझे और यहाँ पर भी बी दिख रहा है, तो कॉमन क्या दिखा? कॉमन आप बोलोगे सर यहाँ पर जो रेड मैंने लिखा ना 2 × 3 × बी, इसको आप कॉमन निकाल दोगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दोगे। 2 3 बी नहीं असलम, अगर 2 3 बी लिख दोगे तब तो ये 23 बी बन गया ना, तो आपको लिखना होगा 2 × 3 × बी। यहाँ पर तो आप 3 और बी के बीच में, ऐसा समझिएगा, 3 और बी के बीच में तो आप गुना का साइन हटा सकते हो, लेकिन आप अगर 5 और 3 को गुना के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको 53 नहीं लिख सकते ना, 53 लिखोगे तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, ये तो कंफ्यूज कर जाओगे ना कि 53 है 15 है। तो दो संख्याओं के बीच में गुना का साइन कभी मत हटा देना, ठीक है, दो संख्याओं के बीच में गुना का साइन कभी नहीं हटाना, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए 2 3 और बी को मैंने हटा दिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? इस वाले टर्म में आपको क्या बचता हुआ दिख रहा है? जब मैंने इस कॉमन चीजें को हटा दिया जब, अगर तो आप बोलोगे सर यहाँ पर a × a दिखेगा, a × a, है ना, ये 2 बार लिखा दिखेगा ना, a × a, ठीक है। फिर आप प्लस का साइन यहाँ पर दे रहे थे, आपने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। अब फिर से जो कॉमन है 2 3 और बी, इसको आप हटा दो तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है? सॉरी, जो बचा हुआ क्या दिख रहा है? 2 × 2, तो आप लिखोगे सर यहाँ पर 2 × 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिए, तो आप बोलोगे सर 2 3 6, यहाँ पर लिखोगे 6b और यहाँ पर लिखोगे a² + 4। तो ये समझ में आया कि मैंने कैसे फैक्टराइज किया? आगे की क्लासेस में ये सारी चीजें यूज करेंगे हम लोग। 6b a² + 4, ठीक है। स्क्रीन काम नहीं कर रही है, स्क्रीन दिख रही है, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर अगर मैं ऐसे पूछ लूं आपसे, क्वेश्चन है 21mn - 7n, ये इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर 21mn को क्या लिखेंगे? 7 × 3 × m × n, ये मैंने बस पहले टर्म को लिखा। उसके बाद क्या दिख रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का साइन है, मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। 7n को क्या लिखेंगे? 7n कहने का मतलब 7 × n, ठीक है। अब कॉमन निकालिए, आप कॉमन क्या निकालोगे? आप कॉमन क्या निकालोगे? n, 7 भी तो है, देखो 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है और n यहाँ पर भी है, दोनों ही जगह है ना। तो आप बोलोगे सर 7 × n, 7 × n, ऐसा कॉमन निकाल लेंगे। तो बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर? तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 7 और n को जब आपने कॉमन निकाल लिया, 7 और 3 को आपने निकाल लिया, तो यहाँ पर 3 × m बचा, तो यहाँ पर लिखोगे तो 3 × m, अंदर में बचा 3 × m, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया। अब ये देखो आपने पूरा ही कॉमन निकाल लिया 7 और n को, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 3m माइनस के बाद क्या लिखोगे? 1, वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, तो 1 बच जाएगा ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 बचेगा, जीरो मत कहना, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो कभी भी आप अगर पूरा क्वांटिटी को बाहर निकाल लेते हो, कॉमन निकाल लेते हो, तो 1 प्रेजेंट रहेगा वहां पर, ठीक है, क्योंकि 1 रहेगा, सभी का फैक्टर 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा आंसर आपका? 7n - 3m - 1, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर कभी आपसे, ये तो ठीक है कि आपको अगर फैक्टर दे दिया गया, मतलब एक बहुपद दे दिया गया, तो आप फैक्टराइज करके लिख दोगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि हमारे पास एक फैक्टर के फॉर्म में लिखा गया ऐसे 3m - 1, इसका बहुपद बताइए, तो आप क्या करोगे? इसका बहुपद बताइए, तो आप क्या करोगे? इसको गुना कर देंगे।
अगर फैक्टर के फॉर्म में है उसको बहुपद बताना तो सीधे वापस से उल्टा गुना कर देंगे। तो गुना करने के लिए आपको बताया है ए को बी प्लस सी, ए को बी प्लस सी, एक पदी का त्रिपदी से गुणन, एक पदी को द्विपदी से गुणन, तो वो तो पता है आपको। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ 5 गुना 3 हमारा फैक्टर के फॉर्म में, संख्या क्या रहा होगा मुझे बताओगे? 5 गुना 3 फैक्टर है तो संख्या क्या रहा होगा? आप बोलोगे 15 रहेगा सर, 5 और 3 को गुना कर देंगे। तो अगर ये गुणनखंड है तो बहुपद क्या रहा होगा, इसको गुना कर दोगे आप। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में, बताइए सभी लोग रेडी हैं? समझ में आया सारा चीज? कर लोगे खुद से या आपको लग रहा है कि आपसे खुद से हो जाएगा? ठीक है, वाई वाई, ठीक है। अगर खुद से हो जाएगा तो करिए। क्वेश्चन है आपके सामने 5xy प्लस 15y, इसका गुणनखंड करने के लिए बोला जा रहा है आपसे। आंसर आपको पोल में देना है। क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। बोला गया है 5xy, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया गया और यहाँ पर लिख दिया 15y। देखिए क्या कॉमन निकालोगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कौन से ऑप्शन में सही उत्तर लिखा गया। और डेफिनेटली यहाँ पर काफी मिलते जुलते से ऑप्शन दिख रहे होंगे आप, एक ही सही है इसमें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और एक आंसर आ भी गया, तो जिसका एक पहला आंसर आया ना, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन इतनी हड़बड़ी नहीं करनी, आराम से करो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हड़बड़ी करना है, आराम से करिए। देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आराम से थोड़ा स्लो करो। ऐसा नहीं करना है कि सबसे पहले करने के चक्कर में आपको गलती करना है। जैसे मैंने बताया 5xy को आप पहले तोड़ के लिखिए, प्लस का साइन लगाइए, 15y को आप तोड़कर लिखिए। एक एक चीज करोगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। आप सिर्फ देखोगे कि अच्छा ये वाला आंसर होना चाहिए, मुझे सी लग रहा है मैं सी मार दिया, मुझे ये लग रहा है ये मार दिया, फिर आपका गलती होगा। क्योंकि कई बार मुझे सिर्फ देखने से ना आंसर गलत वाले ही सही लग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो सही आंसर आने का तरीका ये है कि आपको खुद से सॉल्व करना होगा, थोड़ा मेहनत करिए आप। ठीक है, तो अभी तक टोटल 10 आंसर आए हैं, 10 में 7 आंसर सही है और 3 आंसर गलत है। और ये 3 गलत आंसर वही है जो आपने सबसे पहले आंसर किया था। एक सबसे पहला आंसर सही हुआ था, उसके बाद कुछ आंसर काफी जल्दी जल्दी आए, वो गलत आए थे। तो अभी जो बच्चों ने आंसर दिया ना, बिल्कुल सही है आपका आंसर। मतलब आप अगर टाइम लेकर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी क्लास में काफी सारे बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आए हैं, तो मैं इसको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। जिस क्वेश्चन में समय की जरूरत है बिल्कुल आपको समय दिया जाएगा, आराम से करिए। 5xy को आप ब्रेक कर दो, प्लस का साइन लगा दो, 15y को ब्रेक कर दो। तो अभी मुझे कितने बच्चे देख रहे हो? 4 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, 4 स्टूडेंट्स और लास्ट 4। तो अभी 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड। अभी नहीं हुआ तो जाकर आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड। 2 बच्चे और हो बस। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया और ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही आया, ये अच्छी बात है। और जिनका गलत भी हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, अभी सॉल्व करेंगे। तो आप बस ये देखना कि आपका क्या गलती हो गया, आपने कैसे किया, मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना। आपको नोटिस करना कि क्या गलती होगी। चलो 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। सभी ने कर लिया पोल में आंसर? चलो तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है। अच्छी बात यही है कि सभी ने आंसर किया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। जिसका गलत हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया तो उस गलती से आप देखो कि आपकी क्या क्या गलती हो रही है, वहां से आप सीखो। तो 5xy को आप क्या लिखोगे सर? 5xy कहने का मतलब 5 गुना x गुना y। मैंने पहले इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया, फिर बीच में प्लस का साइन है, मैंने बीच में प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, बीच में मैंने प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद 15y दिख रहा है ना, सिर्फ 15y दिख रहा है। तो 15y को आप बोलोगे सर इसको मैं लिख दूंगा 5 × 3 × y। ठीक है, अब मुझे बताइए इन दोनों ही में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? पहले बोलोगे सर 5 दोनों ही जगह कॉमन दिख रहा है, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ भी है। तो सिर्फ 5 है क्या या और कुछ है? तो एक चर भी है, देखो y यहाँ पर भी है और y इसमें भी है, तो दोनों ही टर्म में y है। तो आप बोलोगे सर कॉमन क्या लिखेंगे?
5 इंटू वाई लिखो या सिर्फ 5y लिखो, एक बार में 5y भी लिख सकते हो, गुना का साइन नहीं भी लगा तो चलेगा। अब अगर 5y को आपने कॉमन ले लिया, 5y को आपने हटा लिया यहाँ से, तो आपको सिर्फ x बचता दिख रहा है ना, सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ पर आप x लिख दोगे, प्लस का साइन था प्लस का साइन लगा दोगे। अब 5 और y को आपने हटा दिया, मतलब कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपको क्या बचा हुआ दिख रहा है, आपको 3 बचा हुआ दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 3 यहाँ पर बच जाएगा, तो आंसर क्या दिख रहा है आपको, आप बोलोगे सर 5y और ब्रैकेट में लिखोगे x+3। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में सही है, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों का आंसर ऑप्शन बी ही था। क्लियर हुआ ये, 5y इंटू x+3। तो कभी भी आपसे अगर एक इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, एक फैक्टर देकर, एक सॉरी पॉलिनोमियल देके, तो उसको आप गुणनखंड के फॉर्म में लिख लोगे। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, समय हो गया है, तो इसके बाद जो टॉपिक है वो हम लोग अगले क्लास में करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोई डाउट है तो आप अगर पूछ सकते हो, है ना। और भी इसका बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, है ना। हाँ, फैक्टर में सिर्फ इतना ही नहीं है, काफी सारे और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगले क्लास में देखते हैं।